इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ह्यूमन कैपिटल परिवर्तित होती है, तो कैसे अर्थव्यवस्था में बिहेवियर हमको दिखाई पड़ता है, इस पर आज हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल का मेन पार्ट हो जाता है बौद्धिक पूंजी, जिसको हम लोग बौद्धिक पूंजी करें। अगर ह्यूमन कैपिटल में भी क्लासिफिकेशन करें तो इसको नॉलेज कैपिटल के नाम से जाना जाता है, और नॉलेज कैपिटल एक इकोनॉमी के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है तो वहां पर लार्ज नंबर ऑफ द लेबर्स होते हैं, और अगर आपके पास लेबर्स की संख्या बहुत अधिक क्या है, न्यू है, अर्थात क्या होता है आपके पास युवा वर्ग ज्यादा है, तो युवा वर्ग अधिक है, तो आपके देश के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता बहुत अधिक इजी हो जाता है, इजी गोइंग हो जाता है। इसी टॉपिक्स पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक देखेंगे कि मानव पूंजी क्या है, उसके बाद देखेंगे कि आर्थिक विकास में बौद्धिक पूंजी, ठीक है, मानव पूंजी के बाद बौद्धिक पूंजी पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें ज्ञान, शिक्षा एवं शोध की भूमिका पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास आज का एक टॉपिक बन जाता है। और डेवलपिंग कंट्री की सबसे बड़ी समस्या होती है, यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन होती है, और ओवर पॉपुलेशन को हमको प्रोडक्टिव बनाना है, उत्पादकता में वृद्धि करना है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इसे एजेंट बनाना है। ये आज हमको वर्क करना है। तो यानी किसी देश में यदि मानव ज्यादा है तो उसको पूंजी में कन्वर्ट कर दीजिए, और मानव पूंजी को डेवलप करने के लिए हमको सबसे अधिक बौद्धिक पूंजी पर काम करना होगा। और बौद्धिक पूंजी के अंतर्गत हमें ज्ञान, शिक्षा एवं शोध, ठीक है, नॉलेज, एजुकेशन एंड रिसर्च पर वर्क करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। और हम 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ये भी डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करने के लिए नॉलेज, एजुकेशन एंड जो रिसर्च है उस पर कितना खर्च किया, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, देखते हैं व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, इस पर हम लोग कार्य करते हैं। अपने सबसे बुनियादी अर्थ में अगर हम कहें, बेसिक अगर डिफिनीशन की हम लोग बात करते हैं, तो बेसिक डिफिनीशन की बात करते हैं, बुनियादी अर्थ में अगर हम बात करते हैं, तो मानव पूंजी उन लोगों के समूहों को संदर्भित करता है जो किसी संगठन के लिए काम करने के लिए या योग्य है। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काम करने के लिए योग्य है तो हम कहेंगे दिस इज द ह्यूमन कैपिटल, ये ह्यूमन कैपिटल है, और इकोनॉमी में इनका योगदान हो सकता है। अर्थात ये इम्प्लॉई है, ये अर्थात ये कर्मचारी है। एक बड़े अर्थ में उपलब्ध श्रम की पर्याप्त आपूर्ति बनाने के लिए आवश्यक विभिन्न तत्व मानव पूंजी सिद्धांत का आधार है। ठीक है, जब इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ती है तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ने के परिणाम स्वरूप अगर इसमें स्किल डेवलप होती है तो हम कहेंगे इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ी है, विच स्किल बढ़ी है, अर्थात हम कहेंगे कि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी काम कर रही है। और ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के अंतर्गत इकोनॉमी में नंबर ऑफ लेबर बहुत अधिक है, जो आपके समुदाय में, आपके संगठन में उत्पादकता बढ़ाने के लिए तैयार है। देश के, दुनिया के देशों के आर्थिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। सोशियो इकोनॉमिक जो हेल्थ है, इससे हम कहेंगे इकोनॉमी में इंप्रूव्ड रहेगा। आपके पास डिपेंडेंट पॉपुलेशन की संख्या कम होगी और आपके यहाँ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन की संख्या ज्यादा होगी। अब आपको मैं डिस्कस करता हूँ, पॉपुलेशन जो हमारे पास होती है 2 प्रकार की होती है। पहली पॉपुलेशन जो होती है वो क्या होती है, प्रोडक्टिव होती है, जिसको उत्पादकता युक्त कहा जाता है। अगर आपके देश में, ठीक है, अगर आपके देश में युवा की संख्या, आपके पास यूथ की संख्या ज्यादा है तो आप क्या कहेंगे कि हमारे देश में प्रोडक्टिव लेबर ज्यादा है। लेकिन दूसरा कंट्री जो होता है, यानी आपके देश में प्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा है, अगर आपके देश में डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है तो कहेंगे आपके यहाँ कंजप्शन का नेचर ज्यादा है, आपके यहाँ उपभोग ज्यादा है, जबकि उत्पादन कम है।
आज चाइना के साथ समस्या यही आ गई है। चाइना में डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है, जबकि भारत के पास जो पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिव यानी यूथ ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार डिपेंडेंट पॉपुलेशन इकोनॉमी में कंजप्शन को बढ़ा देते हैं, जबकि यूथ पॉपुलेशन क्या होता है, इकोनॉमी में आपकी नेशनल इनकम को ज्यादा बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है कि अगर आपकी इकोनॉमी में नंबर ऑफ द यूथ ज्यादा है, तो यानी इकोनॉमी में आप ह्यूमन कैपिटल के लिए रेडी रहिए, अर्थात आपको बौद्धिक पूंजी निर्माण करने में आसानी होगी और बस आपको एक निश्चित दिशा में निवेश करना होगा और आपके इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मेन कारक है, मुख्य कारक है युवा, और उसके जो आपको उसको पूंजी के रूप में कन्वर्ट करना होगा। मुख्य नियम मानव पूंजी के, जो आपके पास मुख्य नियम है वो कौन कौन से हैं मानव पूंजी के, तो मुख्य नियम के अंतर्गत आप देख सकते हैं मानव पूंजी ज्ञान, कौशल, अनुभव, सामाजिक गुणों का योग है। अगर किसी ह्यूमन कैपिटल में आप देख सकते हैं तो ह्यूमन कैपिटल तभी आपके पास हो पाएगी जब उसमें नॉलेज, एप्रोप्रिएट नॉलेज है, उसके अंदर स्किल, एप्रोप्रिएट स्किल है, उसके अंदर एक्सपीरियंस, एप्रोप्रिएट आपके पास एक्सपीरियंस है, और एक सबसे महत्वपूर्ण कारक जो वर्तमान में जोड़ा गया है, सोशल क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो व्यक्ति क्या हो जाए, समाज में बिल्कुल न रह पाए, बाकी सब कुछ हो लेकिन वो सामाजिक गुण ना हो। तो ये चार अगर आपके पास क्वालिटी पाई जाती, ज्ञान, कौशल, अनुभव और सामाजिक गुण पाया जाता है, तो हम कहेंगे कि आप वास्तव में ह्यूमन कैपिटल हैं और एक इकोनॉमी के लिए आप बेस्ट हैं और इकोनॉमी में आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तैयार है। आर्थिक मूल्य पैदा करने के लिए किसी व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता में योगदान करती है। इससे क्या होता है, वर्किंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है और वर्किंग कैपेसिटी इनहेंस कर जाने के परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में ये योगदान करती है। तो इस प्रकार जो मानव पूंजी का मुख्य नियम है कि मानव पूंजी के अंतर्गत ज्ञान, कौशल, अनुभव और सामाजिक गुण हो, जिसके कारण हमारे क्या होता, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी और हम इकोनॉमी के लिए बेस्ट क्या हो जाएगा, अपना योगदान दे सकते हैं। नियोक्ता जो हम नियोक्ता और कर्मचारी दोनों मानव पूंजी के विकास में पर्याप्त निवेश करते हैं। अगर आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से कि इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी। मानव पूंजी सिद्धांत मानव पूंजी में निवेश के वास्तविक मूल्य को निर्धारित करने का एक प्रयास है। ठीक है, यानी अगर मानव पूंजी सिद्धांत कहता है कि अगर ह्यूमन में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो उसका एक्चुअल मूल्य है वो इनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है, और जितने हमारे पास पॉपुलेशन है वो मानव संसाधन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और जो इकोनॉमी के लिए क्या होता, काफी अधिक सपोर्टिव हो सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख गुण है जो मानव पूंजी में सुधार करते हैं। ठीक है, अगर आपकी इकोनॉमी में लोगों का शिक्षा, एजुकेशन का लेवल अच्छा है और लोग स्वस्थ है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे कंट्री में ह्यूमन कैपिटल बहुत अधिक है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग तैयार है। और आर्थिक विकास में भी ये सीधे योगदान देते हैं। तो इस प्रकार अगर एक देश अपने जीडीपी का मोस्ट ऑफ द पार्ट एजुकेशन पे और हेल्थ पे खर्च करता है, तो ये समझ जाइए कि सरकार का उद्देश्य मानव पूंजी का निर्माण करना है और जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेहतर बनाने का सरकार प्रयास कर रही है। मानव पूंजी की अवधारणा को प्रारंभ किसने किया था? स्कॉटिश अर्थशास्त्री और दार्शनिक एडम स्मिथ ने इसे प्रारंभ किया था। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि ह्यूमन कैपिटल कॉन्सेप्ट जो था वो एडम स्मिथ द्वारा प्रारंभ किया गया था और 18वीं शताब्दी के लेखन से इसे पता लगाया गया था। अब हमारे पास आता है ह्यूमन कैपिटल की डिफिनीशन क्या है, मानव पूंजी की परिभाषा क्या है। तो अर्थशास्त्र में पूंजी, अगर आप देखे होंगे, कैपिटल का मतलब होता है उन सभी संपत्तियों से को संदर्भित करता है
एक प्रकार से आपकी वेल्थ को दिखाता है, जो किसी व्यवसाय को अपने द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। इस अर्थ में पूंजी में उपकरण, भूमि, भवन, धन और निश्चित रूप से लोग, ये जो आपका फैक्टर कैपिटल, पहले हम लोग शामिल करते थे श्रम को, लेकिन अब इसकी डिफिनीशन में थोड़ा परिवर्तन आ गया। अब श्रम, नॉर्मल जो श्रम होता है उसको न शामिल करके हम लोग मानव पूंजी के रूप में श्रम को शामिल करते हैं। तो इस प्रकार जो उत्पादन का संसाधन होते हैं, आपके 5 संसाधन होते हैं, जो उसमें सिंपल श्रम को हम लोग शामिल करते थे, वास्तव में वो श्रम वहां पर एक प्रकार से शारीरिक दक्षता को दर्शाता था, उसको अब हम लोगों ने आधुनिक अर्थशास्त्र में ह्यूमन कैपिटल के रूप में शामिल करने लगे हैं। तो इस प्रकार ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, वो किसी देश में, क्योंकि ये क्या होता है, ये सक्रिय साधन, उत्पादन का ये सक्रिय साधन है, तो ये सक्रिय साधन होने के परिणाम स्वरूप ये किसी देश की प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करता है और पूंजी, उपकरण, भूमि, भवन, धन में ऑप्टिमाइजेशन को ढूंढता है। तो इस प्रकार ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम गहरे अर्थ में इसको करें, इन डीप हम लोग स्टडी करें, तो मानव पूंजी केवल उन लोगों के शारीरिक श्रम से अधिक है जो एक संगठन के लिए काम करते हैं, और ये अमूर्त गुणों का पूरा सेट है। अमूर्त गुणों का मतलब होता है जो क्वालिटी हमको दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, फिजिकली कोई व्यक्ति क्या होता है, फिट हो सकता है, लेकिन मेंटल फिट होना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है, आपके अंदर स्किल्ड होना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। तो अमूर्त गुणों से युक्त व्यक्ति को हम लोग ह्यूमन कैपिटल की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन उसके अंदर स्किल नहीं है, तो उसको हम लोग श्रम के अंतर्गत या श्रमिक के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार अमूर्त गुणों से युक्त व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल की संज्ञा देते हैं। जो लोग संगठन में लाते हैं, इसे सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। इनमें से कुछ में शिक्षा, कौशल, अनुभव, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, अच्छा स्वास्थ्य और नैतिक चरित्र शामिल है। तो जो गहरे अर्थ में अब लिया गया ह्यूमन कैपिटल को, उसके अंतर्गत कई पॉइंट्स को इंडिकेट किया जाने लगा कि अगर व्यक्ति में शिक्षा का स्तर उच्च है तो हम कहेंगे कि वो ह्यूमन कैपिटल है। अगर उसका स्किल बहुत अच्छा है तो हम कहेंगे वो व्यक्ति ह्यूमन कैपिटल है। अगर उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आपको वर्क करने की आदत या आपके बाय नेचर आपको बहुत अच्छा वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग आपके पास स्किल है, उसको हम लोग अनुभव कहते हैं। रचनात्मकता, कुछ हट करके काम करना, ठीक है, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य और नैतिक चरित्र, क्योंकि वर्तमान में जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां पर भ्रष्टाचार बहुत अधिक फैल रहा है। तो इस भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप हमको नैतिक चरित्र को भी इसमें शामिल करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में यदि ह्यूमन कैपिटल है और नैतिक चरित्र के साथ वर्क करता है तो शायद इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड और अधिक बढ़ सकती है। और आपने देखा होगा पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत केवल नैतिक चरित्र में कमी होने के कारण पीडीएस सिस्टम सफल नहीं हो पा रहा है। तो ये नैतिक चरित्र आज के ह्यूमन कैपिटल के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। लंबे समय में जब नियोक्ता, जब एम्प्लॉयर, हमारे पास कर्मचारी मानव पूंजी के विकास में एक साझा निवेश करते हैं, तो न केवल संगठनों को, ऑर्गेनाइजेशन को, उनके कर्मचारियों को और ग्राहकों को लाभ होता है, लेकिन ऐसा बड़े पैमाने पर समाज करता है। उदाहरण के लिए कुछ कम शिक्षित समाज नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में पनपे हैं, और आज आप देख रहे हो कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्री जैसे सोमालिया को आप देख लीजिए। सोमालिया में जीडीपी का लगभग 50% केवल डकैती से आता है। लोगों लूटपाट करते हैं और लूटपाट करने के परिणाम स्वरूप ये इनकम को प्राप्त करते हैं, जो जीडीपी की इनकम को जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार एक समाज
जो डेवलप आज वर्तमान में किया, लेकिन वहां पर नैतिकता और एजुकेशन का क्या होता है स्तर बहुत कम है, तो उन्होंने अपनी जीडीपी में लूटपाट की इनकम को भी दर्शाने लगे हैं। तो वास्तव में इस प्रकार का कैपिटल ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत हम लोग नहीं इंक्लूड कर सकते। आपके अंदर ठीक है स्किल होगी, लेकिन इस प्रकार का जो हमारे पास कुछ कम शिक्षित समाज है, जो ये कम शिक्षित समाज है, जो इकोनॉमी में इस प्रकार का बिहेवियर दिखाता है, इस प्रकार के बिहेवियर को हम लोग ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। नियोक्ताओं के लिए मानव पूंजी में निवेश, श्रमिक प्रशिक्षण, आपने देखा होगा बार बार हम लोग लेबर्स को ट्रेनिंग में भेजते हैं। शिक्षुता कार्यक्रम, शैक्षिक बोनस, लाभ, पारिवारिक सहायता, वित्त पोषण और स्कॉलरशिप जैसे प्रतिबद्धताएं शामिल है। अगर इन सभी को हम लोग इनहेंस करते हैं, इन सभी को हम लोग बढ़ाते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल डेवलप होता चला जा रहा है। कर्मचारी के लिए शिक्षा प्राप्त करना मानव पूंजी में सबसे स्पष्ट निवेश है। ठीक है, कर्मचारियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना ह्यूमन कैपिटल में स्पष्ट निवेश है, यानी इसके परिणाम स्वरूप इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है और इससे ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट होता चला जाता है। तो अगर सरकार एजुकेशन पे लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो मतलब सरकार का कहीं ना कहीं उद्देश्य ह्यूमन कैपिटल को डेवलपमेंट करना होता है। ना तो नियोक्ताओं और ना ही कर्मचारियों को कोई आश्वासन है कि मानव पूंजी में उनके निवेश का भुगतान करेगा। उदाहरण के लिए यहाँ तक कि कॉलेज के डिग्री वाले लोगों भी एक आर्थिक अवसाद के दौरान नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भले उनका एजुकेशन का लेवल अच्छा है, लेकिन उनको भी आज आप देखिएगा इकोनॉमिक जो आपके पास डेप्रिसिएशन है उसका सामना करना पड़ रहा है। और नियोक्ता कर्मचारी को प्रशिक्षित कर सकते हैं केवल उन्हें किसी अन्य कंपनी द्वारा काम पर रखने के लिए। अंततः मानव पूंजी में निवेश का स्तर सीधे तौर पर आपके इकोनॉमिक एंड सामाजिक स्वास्थ्य दोनों से संबंधित है कि अगर आप उसके अंदर स्किल्ड कर देते हो तो उससे आपको दोनों प्रकार का बेनिफिट होगा, चाहे वो आर्थिक आप बेनिफिट ले लीजिए, चाहे सामाजिक बेनिफिट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं मानव पूंजी सिद्धांत की, ह्यूमन कैपिटल थ्योरीज की बात करते हैं। तो मानव पूंजी सिद्धांत ये मानता है कि निवेश के मूल्य को कर्मचारियों, नियोक्ताओं और समाज के लिए पूरे के रूप में निर्धारित करना संभव है। मानव पूंजी सिद्धांत के अनुसार लोगों में पर्याप्त निवेश के परिणाम स्वरूप बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी, अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती चली जाएगी। उदाहरण के लिए कुछ देश अपने लोगों को एक मुफ्त कॉलेज की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और भारत में भी 12 तक की एजुकेशन क्या हुआ, सरकार ने फ्री कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार सरकार ये समझ रही है कि यदि हम एजुकेशन का लेवल लगातार इनहेंस करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप ह्यूमन कैपिटल तेजी से बढ़ेगा, जो इकोनॉमी के लिए बेनिफिटेड होगा। इसलिए सरकार ने क्या किया कि अपने देश में मुफ्त एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो इस बात की जानकारी देता है कि एक उच्च शिक्षित आबादी अधिक कमाने और अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, इस प्रकार अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करती है, एक्टिव करती है। और एक्टिव, अगर आपके पास नॉलेज ज्यादा होगा, आपके पास प्रोडक्टिव ज्यादा होगी, तो इकोनॉमी में एक्टिव ज्यादा होगी, एक्टिवेट ज्यादा होगी। व्यवसाय प्रशासन के क्षेत्र में ह्यूमन कैपिटल थ्योरी मानव संसाधन प्रबंधन का विस्तार करती है, अर्थात जो आपके यहाँ ह्यूमन हैं उनको मैनेज करती है और उनको क्या करती है, मैनेज करने के साथ साथ उनको उद्योग के लायक बनाती है। ठीक है, आपके पास जो कुछ भी आपके पास एजुकेशन इस समय है, वो कभी कभी ऐसी एजुकेशन है कि आप उस उद्योग के लिए नहीं होते हैं। जैसे आप एक मान के चलिए, एक डॉक्टर है जो एमबीबीएस करता है और एमबीबीएस करने के परिणाम स्वरूप वो आईएएस बन जाता है, तो उसमें आईएएस का जो क्वालिटी होती है, जो एक प्रकार का आपका तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है, डॉक्टर की क्वालिटी अलग होती है, लेकिन एक प्रशासनिक क्वालिटी जो आईएएस में होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो डॉक्टर
डॉक्टर एजुकेटेड है, हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर में एजुकेशन है, लेकिन प्रशासनिक क्वालिटी उसमें नहीं है। तो जब प्रशासनिक क्वालिटी नहीं है तो हमको क्या होगा कि उसको ट्रेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग ये देख सकते हैं कि एजुकेशन का लेवल उच्च होने के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि वास्तव में ह्यूमन कैपिटल जो है वो उसमें प्रबंधकीय गुण नहीं है। तो इस प्रकार जब डॉक्टर आईएएस में कन्वर्ट हो जाता है तो आईएएस को भी हम लोग ट्रेंड करते हैं ताकि वो गुण से युक्त हो सके। ठीक है, क्योंकि इसमें एजुकेशन का लेवल अच्छा होता है, इसलिए ये प्रबंधकीय ज्ञान को आसानी से सीख लेता है और इसलिए सरकार को कोई समस्या नहीं आती है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि केवल और केवल एजुकेशन आप इकोनॉमी में बढ़ा दीजिए, आपकी इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो जाएगी। नहीं, आपको प्रबंधकीय तंत्र संसाधन प्रबंधन पर विस्तार करना होगा और इस पर इनहेंस विचार करना होगा और उसके अनुसार श्रम पूंजी का निर्माण करना होगा। तो श्रम पूंजी का जो निर्माण होता है वो वास्तव में उस उद्योग के नेचर के अनुसार डिपेंड करता है कि उद्योग का नेचर कैसा है। ठीक है, मानव पूंजी सिद्धांत के विचार को अक्सर अर्थशास्त्र के संस्थापक पिता यानी एडम स्मिथ ने इसे डेवलप किया था। ठीक है, तो जो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है वो एडम स्मिथ द्वारा डेवलप की गई है, श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने 1776 में इसे सभी निवासियों और समाज के सदस्यों की अर्जित और उपयोगी क्षमताओं को कहा था कि जो हमारे सोसाइटी में जो वहां के लोग हैं, वहां जो समाज है, उनके सदस्य जो उनके पास आपके पास कैपिटल जो एक प्रकार कैपेसिटी है, जो यूटिलिटी इनहेंस करने वाली जो कैपेसिटी है, वही इकोनॉमी में उन्होंने ह्यूमन कैपिटल के नाम से जाना था। तो इस कॉन्सेप्ट को एडम स्मिथ ने डेवलप किया और इन्होंने कहा कि जो हमारे पास कभी कभी हम पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ उपयोगी क्षमताएं हमारे अंदर डेवलप होती, कहते हैं ना बाय नेचर हम लोग पैतृक गुणों को पाते हैं, तो ये भी ह्यूमन कैपिटल का एक क्वालिटी होती है कि समाज में कुछ गुण जो होते हैं, जो एक विशेष प्रकार का गुण होता है, जो हमारे पास एक कैपेसिटी होती है जो इकोनॉमी में अन्य व्यक्तियों से हमें अलग करती है, ये भी हमारे अंदर गुण जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्राप्त होते रहते हैं, जो मानव पूंजी के अंतर्गत जोड़े जाते हैं। स्मिथ ने सुझाव दिया कि भुगतान किए गए वेतन में अंतर रिश्तेदार आराम या नौकरी करने की कठिनाई पर आधारित थे। अब मार्क्सवादी सिद्धांत की हम बात करते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या था? 1859 में एशिया के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने इसे श्रम शक्ति कहा था। ठीक है, ये लेबर क्या होता, लेबर पावर के नाम से इन्होंने जाना था, श्रम शक्ति कहा था। मानव पूंजी के विचार को ये कहते हुए सुझाव दिया था कि पूंजीवादी व्यवस्था में लोग अपनी श्रम शक्ति को बेचते हैं और मानव पूंजी आय के बदले में, ठीक है, तो मानव पूंजी आय के बदले में बेचते हैं, मतलब वो आय के बदले में अपने श्रम शक्ति को बेचते हैं, जिसे उन्होंने ह्यूमन कैपिटल कहा, और ये ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो उनको इनकम देता है उसके बदले में। स्मिथ और अन्य पूर्व अर्थशास्त्रियों के विपरीत मार्क्स ने मानव पूंजी सिद्धांत के बारे में दो अलग अलग निराशाजनक तथ्य प्रस्तुत किए और इशारा किया कि क्या इशारा किया कि श्रमिक को वास्तव में काम करना चाहिए, अपने दिमाग और शरीर को लागू करना चाहिए ताकि आय अर्जित की जा सके। किसी काम को करने की क्षमता केवल वही नहीं जो वास्तव में वो में कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप अपने बॉडी एंड ब्रेन को इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आपके अंदर ह्यूमन कैपिटल है, आपके पास शारीरिक श्रम है। श्रमिक अपनी मानव पूंजी को बेच नहीं सकता, इनकम जनरेट कर सकता बट बेच नहीं सकते, क्योंकि वो अपने घर या जमीन बेच सकते हैं। इसके बजाय वो नियोक्ताओं के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी अनुबंधों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमन होता है वो कभी ह्यूमन कैपिटल को सेल्स नहीं करेगा, बल्कि उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाएगा और प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी में लगाने के बाद जो आय अर्जित करेगा उसमें से आय का अधिक भाग जो होता है आपके पास नियोक्ता ले लेगा, जो लाभकारी अनुबंध में होता है, ताकि
उसके बदले, उसके जो ह्यूमन कैपिटल के बदले उसे कम रिवॉर्ड प्रदान करेगा जो उसे मजदूरी के रूप में प्राप्त होगा। तो मार्क्स ने कहा कि ह्यूमन कैपिटल के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये एक ह्यूमन जो होता है वो जितना अधिक स्किल्ड होगा तो ह्यूमन कैपिटल के अनुसार वो आय जनरेट करता है, और आय जनरेट करने में इसको उसका जो रिवार्ड होता है वो कम मिलता है तथा पूंजीपति लाभ के रूप में अधिक रख लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये शोषण करता है। कौन? नियोक्ता उसका शोषण करता है। और अर्थव्यवस्था में इस प्रकार उन्होंने एक निराशावादी कॉन्सेप्ट रखा कि ह्यूमन कैपिटल का सबसे ज्यादा प्रयोग नियोक्ता करता है, ना कि वो श्रमिक अपने पास करता है जिसके पास ये श्रम पूंजी उपलब्ध है। मार्क्स आगे तर्क देते हैं कि काम करने के लिए मानव पूंजी अनुबंध के लिए नियोक्ताओं को शुद्ध लाभ का एहसास होना चाहिए। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने इस ह्यूमन कैपिटल से कितना अर्न किया है। दूसरे शब्दों में श्रमिकों को अपने संभावित संपत्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक स्तर से ऊपर या उससे अधिक स्तर पर काम करना चाहिए। अगर कोई लेबर ज्यादा अच्छे से काम करता है तो यानी उसकी श्रम शक्ति बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक उद्योग में लगातार लाभ भी बढ़ता चला जाता है। उदाहरण के लिए श्रम लागत राजस्व से अधिक है, मानव पूंजी अनुबंध विफल रहा है। अगर आपके पास इकोनॉमी में आप ऐसा देख सकते हैं कि आपने जितना एक श्रमिक को देते हैं, जितनी उसकी एक लागत आती है, वास्तव में वो उससे ज्यादा इनकम जनरेट कर देता है। ठीक है, अगर उससे कम जनरेट करता है तो वास्तव में कभी भी एक नियोक्ता उसे अपने उद्योग में नहीं लगाता है। और जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यदि श्रमिक अपना विकास नहीं करता जाता तो वास्तव में वो रोजगार पाने में सफल नहीं होगा। इसलिए टाइम टू टाइम एक श्रमिक को अपना अधिक से अधिक श्रम शक्ति को मेंटेन रखना होगा ताकि वो रोजगार के स्तर में बना रहे। इसके अलावा मार्क्स ने मानव पूंजी और दासता के बीच के अंतर को समझाया। ठीक है, मुक्त श्रमिकों के विपरीत गुलाम बनाए गए लोगों को मानव पूंजी को बेचा जा सकता था, हालांकि वो स्वयं आय अर्जित नहीं करते थे। तो देखिए, इसमें जो पहले परंपरा चलती थी गुलाम श्रमिक बनाते थे, लेकिन गुलाम श्रमिक को भी अगर आप प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लगे लगाएंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो अपना योगदान नहीं दे सकते जब तक कि उनकी स्किल को डेवलप ना किया जाए। तो आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है? आपने मार्क्स का सिद्धांत देखा। आधुनिक सिद्धांत कहता है आज सांस्कृतिक पूंजी की बात हम लोग कर रहे हैं, हमारा जो कल्चरल कैपिटल है उसकी बात कर रहे हैं। आज हम लोग सोशल कैपिटल की बात कर रहे हैं, सामाजिक पूंजी की बात कर रहे हैं। आज हम लोग बौद्धिक पूंजी की बात कर रहे हैं। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है किसका? आपके पास ह्यूमन कैपिटल का ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि अगर हमारी संस्कृति डेवलप होती जाती, हमारा सोसाइटी में क्या हो जाता है, सोशल एक्टिविटी हमारी इंप्रूव होती जाती है और हमारे पास ब्रेन की कैपेसिटी है, माइंड की कैपेसिटी इनहेंस होती जाती है, तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में लगातार ह्यूमन कैपिटल बढ़ता चला जा रहा है और मानव पूंजी सिद्धांत को और अधिक विच्छेदित किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आधुनिक सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक राजधानी की। सांस्कृतिक राजधानी सांस्कृतिक पूंजी ज्ञान और बौद्धिक कौशल का संयोजन है। ठीक है, अगर आपके पास ज्ञान, नॉलेज और बौद्धिक कौशल है तो हम कहेंगे आपके पास पूंजी डेवलप हो रही, जो किसी व्यक्ति को उच्च सामाजिक स्थिति को प्राप्त करने या आर्थिक रूप से उपयोगी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो जो एक प्रकार से ज्ञान, बौद्धिक कौशल का एक कॉम्बिनेशन, ये सांस्कृतिक पूंजी के रूप में जानी जाती है। एक आर्थिक अर्थ में उन्नयन शिक्षा, नौकरी बेस्ड प्रशिक्षण, जो आपका क्या होता है, जॉब बेस्ड स्किल होती है, और जन्मजात प्रतिभाएं। अब कुछ बच्चों में देखोगे अपना जो बाय नेचर कुछ चीजें ऑटोमेटिक उनको बहुत ज्यादा आती हैं। ये विशिष्ट तरीके हैं जिनमें लोग उच्च मजदूरी अर्जित करने की प्रत्याशा में सांस्कृतिक पूंजी का निर्माण करते हैं। तो यह मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो जाता है क्या होता, कल्चरल कैपिटल डेवलप करने का, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी, देखिए कल्चरल कैपिटल से उनकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो जाएगी।
प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो जाएगी, तो प्रोडक्टिविटी से उनको हाई वेज मिलने लगेगा, ऊंची मजदूरी मिलने लगेगी, और जब ऊंची मजदूरी मिलेगी तो ऑटोमेटिक एक व्यक्ति के लिए यही आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में उसे ऊंची मजदूरी प्राप्त हो। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक पूंजी बनाने पर सभी मजदूर क्या करते हैं, या सभी लोग ध्यान दे रहे हैं। अब हम दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, जो आधुनिक मानव पूंजी का सिद्धांत है, सामाजिक पूंजी। तो सामाजिक पूंजी हमारे ये बताता है कि सामाजिक पूंजी एक कंपनी की सद्भावना, ब्रांड की पहचान, संवेदी मनोवैज्ञानिक विपणन के प्रमुख तत्वों जैसे समय के साथ विकसित लाभप्रद सामाजिक संबंध। देखिए, आप सोसाइटी में रहते होंगे, आप ऐसे समझिए, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में आप वर्क करते हैं, तो सोसाइटी में अगर आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, आप किसी की सोसाइटी में हेल्प करते हैं, तो वो रिटर्न होकर के आपके पास भी हेल्प आएगी, जो आपको क्या करेगी, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉसेस से बचाएगी। तो जो हेल्पिंग नेचर है आपका, यानी आप 10 लोगों की हेल्प करते हो, 10 लोगों की हेल्प करते हो, तो ये जो 10 लोगों की जो आपने हेल्प किया, ये 10 लोग आपके लिए ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल बन गए। ये 10 लोग आपके लिए सदैव लॉसेस से आपको बचाएंगे। ठीक है, आपके पास कभी हेल्थ वाली प्रॉब्लम आती है तो ये आपको एडवाइस करेंगे। अगर आपके पास कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ऐसी होती है जिसमें आप परेशान होते हो, तो ये 10 लोग हेल्प करते हैं। तो जो व्यक्ति सामाजिक ज्यादा होता है उसको वास्तव में प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ तो नहीं मिलता, लेकिन अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं। तो इसे हम लोग सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में सामाजिक पूंजी के नाम से जानते हैं। तो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ह्यूमन कैपिटल के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल का एक अभिन्न पार्ट बन गया है सामाजिक पूंजी। जो व्यक्ति समाज में रहता है, समाज वास्तव में रिटर्न के रूप में रिवार्ड भी उसको देता है, और जो व्यक्ति एकाकी जीवन व्यतीत करता है, समाज उसको कोई भी रिवार्ड प्रॉपरली नहीं देता। तो इस प्रकार जो हमारा एक सामाजिक गुण है, वो हमारे पास एक कौशल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो मानव को कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार सामाजिक पूंजी प्रसिद्ध या करिश्मे जैसी मानवीय संपत्ति से अलग है, जो ह्यूमन कैपिटल से अलग है, जिसे कौशल और ज्ञान के तरीके से दूसरों से सिखाया या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अब तीसरी हम लोग बात करते हैं, बौद्धिक पूंजी की बात करते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न थ्योरी आपकी है ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत जो बौद्धिक पूंजी है। बौद्धिक पूंजी हर चीज के योग का उच्च अमूर्त मूल्य है, जो हर कोई जानता है कि व्यवसाय को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देता। अगर आपके पास क्या होता, स्किल, ब्रेन स्किल ज्यादा होगी, तो वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में आप अधिक लाभ कमा लेंगे। अगर आपके पास बौद्धिक पूंजी अधिक है तो एक सामान्य उदाहरण श्रमिक के दिमाग को बौद्धिक संपदा रचना है। जैसे आविष्कार, आपके पास अगर बौद्धिक पूंजी है तो आप रिसर्च अच्छा करेंगे, इनोवेशन अच्छा करेंगे, कला तथा संस्कृति के कार्य अच्छे आप करेंगे, जिससे आप क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धात्मक अन्य व्यवसाय की अपेक्षा आप लाभ अवश्य अधिक कमाएंगे। कौशल ज्यादा होगा, शिक्षा ज्यादा होगी, तो मानव पूंजी संपत्ति के विपरीत बौद्धिक पूंजी कंपनी के पास रहती है। भले श्रमिक को छोड़ दिया हो, आमतौर पर जो पेटेंट्स है ये बौद्धिक पूंजी का आपका राइट्स है, कॉपीराइट्स है, जो आपने WTO में देखा होगा कि इनको भी आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो यानी बौद्धिक पूंजी को वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने स्वीकार किया और उसको सुरक्षित रखने का आपके साथ वादा भी किया। तो आपने याद रखिएगा, मॉडर्न ह्यूमन थ्योरी जो होती है, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, मॉडर्न ह्यूमन कैपिटल थ्योरी 3 बातों पर बहुत अधिक फोकस करती है। फर्स्ट आपकी करती है किस पर, फर्स्ट आपका जो हमने देखा सांस्कृतिक राजधानी पर फोकस करती है। ठीक है, कल्चरल कैपिटल की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास सोशल कैपिटल की बात करते हैं, दूसरा जो हमारे पास है। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास तीसरी थ्योरी होती है, वो थ्योरी कहलाती है आपके पास इंटेलेक्चुअल, आपका इंटेलेक्चुअल कैपिटल के नाम से जाना जाता है।
इसे हम लोग इंटेलेक्चुअल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और जब आप यूजीसी नेट जेआरएफ में करोगे तो अंतर जातीय समृद्धि मॉडल जो होता है वो वास्तव में मॉडर्न ह्यूमन थ्योरी के आधार पर ही बनाई गई थी। अंतर जातीय ठीक है, इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल आपने देखा होगा। इंडोजीनियस ग्रोथ जो मॉडल है, जो एक आपने नेट जेआरएफ में आपने देखा होगा, वो वास्तव में आधुनिक मानव पूंजी सिद्धांत को ही डेवलपमेंट करने की बात करते हैं और उसी पर आधारित सारे इकोनॉमिक्स के मॉडल हैं जो डेवलपमेंट प्लानिंग के अंतर्गत आप पढ़ते हो। तो वो ये 3 वेरिएबल्स को लेकर के काम करते हैं। आज की विश्व अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी, जैसा कि इतिहास और अनुभव ने दिखाया कि आर्थिक प्रगति दुनिया भर के लोगों के जीवन स्तर का और प्रतिष्ठा को बढ़ाने की कुंजी है। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जाता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनहेंस होती जाती है और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती चली जाती है। विशेष रूप से गरीब और विकासशील देशों में रहने वाले लोगों के लिए वे गुण जो मानव पूंजी में योगदान करते हैं, ठीक है, विशेष रूप से एजुकेशन और स्वास्थ्य भी सीधे आर्थिक विकास में योगदान करते। कभी कभी सरकार को लगता, सरकार की मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो सरकार ने कहा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हम केवल इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे रिटर्न नहीं मिलता। एजुकेशन से वास्तव में उनको बहुत अधिक रिटर्न के रूप में कुछ नहीं मिलता प्रत्यक्ष रूप से। स्वास्थ्य से केवल इसमें सरकार को खर्च होता, लेकिन इससे स्वास्थ्य में आप देखोगे कितनी फीस होती है, बहुत कम होती है, बट इसमें खर्च बहुत अधिक होता है। तो सरकार एक्सेप्ट करती है कि इन सेक्टर्स पे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जो बहुत अधिक निवेश करते हैं इसका प्रत्यक्ष रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन इनडायरेक्ट आपकी इकोनॉमी में बहुत अधिक इकोनॉमी इनहेंस हो जाती है, इकोनॉमी बढ़ जाती है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आर्थिक विकास में ये योगदान देती है, योगदान करते हैं वे देश को स्वास्थ्य एवं शैक्षिक संसाधनों तक सीमित या असमान पहुंचाने से पीड़ित है, उदास अर्थव्यवस्थाओं से पीड़ित है। तो जो देश ये कहते हैं कि नहीं, इस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आज उनकी इकोनॉमी इस प्रकार की प्रॉब्लम भी फेस कर रही होगी। आपने कोविड-19 के दौरान देखा होगा कि भारत सरकार ने समझा था कि अगर मुझे ह्यूमन कैपिटल को बचाना है तो ह्यूमन कैपिटल को बचाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भले इस पे बहुत अधिक निवेश हो जाए। कोविड वैक्सीन पर इसने तुरंत रिसर्च चालू किया और इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया और उसे सभी ह्यूमन तक पहुंचाने का इन्होंने टारगेट बनाया था कि हमारा जो मानव पूंजी हो वो इससे प्रभावित ना हो, नहीं तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से डिक्लाइन कर जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह सबसे सफल अर्थव्यवस्था वाले देशों ने उच्च शिक्षा में अपने निवेश को जारी रखा है। आज अमेरिका, यूरोप, जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि किसी कंट्री को डेवलप करने के लिए हायर एजुकेशन का रोल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है और अगर हायर एजुकेशन बहुत अधिक बढ़ता चला जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी और ह्यूमन कैपिटल के परिणाम स्वरूप इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तेजी से बढ़ेगा। तो सरकारों ने क्या किया, हायर एजुकेशन पर बहुत अधिक मात्रा में इन्होंने निवेश करना प्रारंभ किया और बहुत अधिक मात्रा में निवेश करने के परिणाम स्वरूप ह्यूमन कैपिटल डेवलप हुई और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होने से इकोनॉमी में उनकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस हुई और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इनहेंस होने के परिणाम स्वरूप इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो गई। तो इस प्रकार सारे अर्थशास्त्रियों ने एक्सेप्ट किया कि हायर एजुकेशन आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही साथ ये मानव पूंजी को कन्वर्ट कर देता। इसलिए अधिकतर कंट्री ने सबसे पहले प्रमुखता रखी है कि क्यों न हायर एजुकेशन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें ताकि ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट तेजी से हो सके। जबकि अभी भी कॉलेज स्नातकों के शुरुआती वेतन में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। वास्तव में सबसे अधिक विकासशील देशों का पहला कदम अपने लोगों का स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार करना होता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से जापान, दक्षिण कोरिया,
चीन के एशियाई देशों ने गरीबी को खत्म करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में दुनिया के सबसे शक्तिशाली खिलाड़ियों में से कुछ को बनाने के लिए इस रणनीति का उपयोग किया है। आपने ओलंपिक्स में भी देखा होगा, जहां पर एजुकेशन और स्वास्थ्य का लेवल अच्छा था जिन कंट्रीज में, उन कंट्रीज ने गोल्ड मेडल ज्यादा अधिक अर्न किया, गोल्ड मेडल और अधिक मात्रा में जीते। तो आज आपको भारत को भी इस दिशा में बहुत अधिक अभी काम करना बाकी है। इनको भी जो जीडीपी का इस समय मात्र 2 या 3% जो खर्च किया जा रहा, मात्र जीडीपी का 2 या 3%, इससे भी हम बढ़ा करके 6 से 8% कम से कम एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। तभी हमारे पास ह्यूमन कैपिटल इंप्रूवमेंट होगा, इनहेंस होगा तेजी से, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो दिशा और दशा है वो रैपिडली ग्रो करेगी, रैपिडली इंप्रूव होगी। तो इस पर हमको कार्य करना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य संसाधनों पर महत्व पर जोर देने के लिए विश्व बैंक ने एक वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक मानचित्र प्रकाशित किया, जिसमें दिखाया गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य संसाधनों की पहुंच दुनिया भर के देशों में उत्पादकता, समृद्धि और जीवन की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित कर रहा है। इस प्रकार ये जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, इसको जब हम लोग स्टडी करते हैं, जो वर्ल्ड बैंक इसको क्या करती है, रिलीज करती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है, जो पर ईयर जारी किया जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो जारी करता है, उसमें आप यही दिखाया गया, उसका मेन जो फैक्टर्स है शिक्षा और स्वास्थ्य, वो बताते हैं कि उत्पादकता और समृद्धि तेजी से अर्थव्यवस्था में इसके परिणाम स्वरूप बढ़ती है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इससे काफी अधिक इंप्रूव होती चली जाती है। अक्टूबर 2018 में विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने चेतावनी दी कि आज सबसे कम मानव पूंजी निवेश वाले देशों में हमारे विश्लेषण से पता चला है कि भविष्य का कार्यबल केवल 1/3 से 1/2 उत्पादक के रूप में उत्पादक होगा, यानी 1/3 या हाफ, यानी 50% पॉपुलेशन, या आपके पास 34 अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ही इकोनॉमी में प्रोडक्टिव है, बाकी इकोनॉमी में उत्पादक श्रमिक नहीं है। वो श्रमिक क्या होते हैं, इकोनॉमी के लिए बोझ बन जाते हैं, जो श्रमिक उत्पादक नहीं होते, क्योंकि इनका कंजप्शन अधिक होता है और इनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में केवल 1/3 या 50% पॉपुलेशन ही इकोनॉमी में बहुत अधिक प्रोडक्टिव है, अर्थात वो ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल में अगर ये लोग देश इन्वेस्टमेंट नहीं करे तो इनके पास जो निर्भर जनसंख्या है, निर्भरता की दर है, वो निर्भरता की दर बढ़ जाएगी, और जब निर्भरता की दर बढ़ेगी तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में बचत का स्तर कम होगा और उपभोग का स्तर बढ़ेगा, जिससे कुल निवेश की मात्रा कम हो जाएगी और अर्थव्यवस्था एक प्रकार से क्राइसिस से गुजरने लगेगी। तो इस प्रकार इन देशों को आवश्यकता है कि ये लोग अपने ह्यूमन कैपिटल पर अधिक से अधिक निवेश करें, और अगर अधिक से अधिक ये लोग निवेश करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में तेजी से इकोनॉमी इनहेंस होती चली जाएगी। इसलिए आज की आवश्यकता है कि अगर आप अपने अर्थव्यवस्था में निर्भर जनसंख्या की संख्या को कम करना चाहते हो, तो आपको अपनी अर्थव्यवस्था में एजुकेशन को, यानी क्वालिटेटिव एजुकेशन को लगाना होगा, और हेल्थ के लिए बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी आपकी अर्थव्यवस्था तेजी से फ्यूचर में डेवलप कर पाएगी। नहीं तो आपके पास निर्भर जनसंख्या की संख्या बढ़ती जाएगी, जो आपकी अर्थव्यवस्था के लिए काफी अधिक प्रॉब्लम जनरेट करने वाली हो सकती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है, और यदि सरकार ने इस पर प्रॉपर ध्यान ना दिया तो हमारे पास निर्भर जो जनसंख्या होगी उसकी मात्रा बढ़ेगी, इकोनॉमी में सेविंग से अधिक कंजप्शन बढ़ जाएगा, और कंजप्शन बढ़ने से इकोनॉमी में क्या होता है, उत्पादन कैपेसिटी कम हो जाएगी, और अर्थव्यवस्था कभी न कभी गरीबी के शिकार पुनः होती चली जाएगी। इसलिए हमको ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव करना होगा, और उससे जल्दी से हमें इसका पर विचार बनाना होगा, नहीं तो हमें आगे आने वाले दिनों में क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है।
हाँ, अब हम लोग कुछ थ्योरीज को और अधिक देखते हैं, ठीक है। जो हमारे पास रिपोर्ट्स अभी आपके पास आती हैं, उन रिपोर्ट्स पर हम लोग विचार करते हैं। तो रिपोर्ट्स हमारे पास ये कहती हैं कि इकोनॉमी में अगर आर्थिक विकास किसी देश का है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी देश का जो होता है वो वास्तव में वहां पर, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो किसी देश में कार्यकुशलता, शिक्षितता, एजुकेशन लेवल और प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, इन पर निर्भर करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो लेबर होता है वो क्या होता है, प्रोडक्टिव हो जाता है, और प्रोडक्टिव होने से लगातार देश की इनकम बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार आर्थिक विकास की दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से भौतिक पूंजी, ठीक है, भौतिक पूंजी की अपेक्षा मानव पूंजी का इंपॉर्टेंस रोल ज्यादा बढ़ जाता है, मानव पूंजी का रोल ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। यानी किसी देश में यदि भौतिक पूंजी कम भी है, मशीनों की संख्या कम भी है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्ड लेबर उपलब्ध है तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दशा तथा दिशा दोनों तेजी से इंप्रूव होती रहेगी, दोनों तेजी से बढ़ती चली जाएगी। तो अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया कि भौतिक पूंजी की अपेक्षा मानव पूंजी का जो रोल है वो बहुत अधिक बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि अल्प विकसित देश, जो आपके पास एक अर्थशास्त्री है बेल्विन, इन्होंने कहा कि अल्प विकसित देशों में धीमी वृद्धि के लिए मानव पूंजी उत्तरदायी है, धीमी वृद्धि के लिए ह्यूमन कैपिटल ही रिस्पॉन्सिबल है। ये इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो कुशलता का स्तर है वो अधिक नहीं है। जब कुशलता का स्तर ऊंचा नहीं है तो इसके परिणाम स्वरूप ये कंट्री क्या होते हैं, बहुत अधिक अंडर डेवलप कंडीशन में होते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप भौतिक पूंजी की मात्रा भी लगातार कम होती चली जाती है। ये इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था। तो इन्होंने एक बात और आगे बताई कि इन देशों में बिना शिक्षा के आर्थिक विकास कभी भी संभव ही नहीं होगा, इसलिए इनको ह्यूमन कैपिटल पे काम करना होगा। तो इन्होंने शिक्षा संबंधी विनियोग को 3 तत्वों में बांटा है। इन्होंने शिक्षा संबंधी विनियोग को 3 तत्वों में बांटा है। वो 3 तत्व क्या है? पहला इन्होंने बताया, फर्स्ट है कि कृषि विस्तार सेवाओं की व्यवस्था की जाए। का विस्तार करने की बात कही, कृषि जो एग्रीकल्चर सर्विसेज है इनको डेवलप आप करिए। दूसरा इन्होंने कहा औद्योगिक कौशल को उन्नत करें, औद्योगिक कौशल को उन्नत करने की बात कही गई। और थर्ड इन्होंने बताया कि प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय क्षमता को, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, इसको इंप्रूव किया जाए, और साथ ही साथ मैनेजमेंट स्किल को भी डेवलप किया जाए। ये वर्तमान में आवश्यकता है और इस पर एजुकेशन देना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। उसके बाद क्या पे आपके साइमन कुजनेट्स आए, और साइमन कुजनेट्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था में तकनीकी विकास भी इसके साथ ही साथ होना अनिवार्य है, नहीं तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो इरा होगा वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। साइमन कुजनेट ने भी इस बात को स्वीकार किया है। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने मानव पूंजी को बढ़ाने का, ह्यूमन कैपिटल बढ़ाने का तरीका सुझाया। और ह्यूमन कैपिटल उन्होंने कहा कि कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इन्होंने कहा कि पहला पॉइंट है, आप अनिवार्य शिक्षा को लागू कर दो अपनी इकोनॉमी में। अनिवार्य शिक्षा को आप लागू कर दोगे, आपके देश में इकोनॉमिक, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट होने लगेगा। दूसरा इन्होंने बात बताई
तकनीकी शिक्षा पर अधिक बल देने की बात कही गई। इन्होंने कहा टेक्निकल एजुकेशन पर इन्होंने ज्यादा इम्पेसाइज किया। टेक्निकल एजुकेशन को हमको इनहेंस करना होगा, तभी ह्यूमन कैपिटल तेजी से बढ़ेगा। तीसरी बात इन्होंने बताई कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना होगा। जो आज हम लोग देखे होंगे शिक्षा प्रणाली जो वर्तमान में कार्य कर रही है, इसमें परिवर्तन अनिवार्य है, तभी ह्यूमन कैपिटल को बनाया जा सकता है। इस बात पर इन्होंने बात की। चौथा, प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब होता है जो हमारी जनरेशन डिपेंडेंट है, निर्भर है, उनको भी आप एक काम करो, शिक्षा प्रदान करो, ताकि उनकी भी उत्पादकता बढ़े और वो जहां पर भी योगदान कर रहे हैं उसका योगदान और अधिक बढ़ना चाहिए। पांचवा पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया कि समुचित प्रेरणा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता। प्रॉपर आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए, और प्रॉपर अगर मोटिवेशन होगा तो इकोनॉमी में इस प्रकार लगातार इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल बढ़ता चला जाएगा। तो वर्तमान में अर्थशास्त्रियों ने इन 5 पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही कि अगर इन 5 पॉइंटों पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से बढ़ता चला जाएगा। अब हम अगर भारत में पंचवर्षीय योजनाओं पर बात करते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं पर कितना अधिक व्यय किया गया, तो हम बात करते हैं कि प्रथम फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उस पर जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया वो हमारे पास एजुकेशन पर किया गया व्यय था 1960। ठीक है, इतने 1960 करोड़ रुपए हम लोग खर्च किया फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे। ठीक है, जो इकोनॉमी में 7.8% था। ठीक है, कुल व्यय का प्रतिशत था 7.1। बहुत, इस पॉइंट को आप केयरफुली देखिएगा। दूसरा जो 5 ईयर प्लान हमारा चालू किया गया, उस पर जो हमारा खर्च था 4672 करोड़ था, और ये हमारे पास 5.8 था। यानी एजुकेशन पर जीडीपी का जो खर्च है वो लगातार देखिए कम हो गया कम। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान में जो हमने खर्च किया वो 8577 खर्च किया, 8577 खर्च किया, जो 6.9 था। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना पर शिक्षा पर किया गया व्यय थोड़ा सा बढ़ा। चौथी पंचवर्षीय योजना पे जो हमारे पास खर्च हुआ वो 15779 था, जो हमारे पास चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 4.9 हो गया। ठीक है, जीडीपी का 4.9% हो गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना पे जो हम लोगों ने खर्च किया वो 39,426 था, जो कि हमारे पास जीडीपी का 2.3 हो गया। ध्यान दे रहे कि लगातार एक पंचवर्षीय योजना जो थी तीसरी, यहां पर हमने एजुकेशन पे जीडीपी का 6.9% खर्च किया, लेकिन आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्थिति और खराब हो गई और जीडीपी का मात्र 2.3% हम खर्च कर रहे थे, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 7.8% था। छठी पंचवर्षीय योजना पे जो हमारा व्यय था वो 109,292 करोड़ था, और ये जीडीपी का था 1.9। ठीक है, सेवेंथ 5 ईयर प्लान में जो हमने खर्च किया 218,730। ठीक है, और ये जीडीपी का कितना हो गया, ये जीडीपी का 3.9 हो गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने खर्च किया 1.8। ठीक है, डेटा। नाइन्थ 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने जो खर्च किया 2.9, और 10th 5 ईयर प्लान में हमने एजुकेशन पर खर्च किया 2.8। तो अगर हम एवरेज देख सकते हैं कि यहां पर रिपोर्ट हमें क्या दर्शाती है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पे जो हमने एजुकेशन पे खर्च किया वो वास्तव में मच बेटर था इन द रिस्पेक्ट ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारे लागू किए गए उनकी अपेक्षा। तो कम से कम पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया व्यय ठीक था। और एक हम ले सकते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में लेकिन
पंचवर्षीय योजना की जब हम बात करते हैं, 5वीं 6वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं, तो इसमें जीडीपी का जो एजुकेशन पर किया गया व्यय था वो वास्तव में बहुत कम था, जो एवरेज आपका 2.2% के आसपास ही आ रहा है, 2.2 हो सकता है। तो ये इसको आपको इनहेंस करने की बात की जा रही है कि इसी को आप इनहेंस करके कम से कम 7 या 8% में इसको कन्वर्ट करिए। अगर आपके देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड को इनहेंस करना चाहते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल पर आपको इन्वेस्टमेंट करना अति अनिवार्य हो जाता। इसकी रिपोर्ट सरकार को रखी गई है कि अगर आप आने वाले दिनों पे इस पर खर्च या व्यय की मात्रा आप नहीं बढ़ाओगे तो इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम ज्यादा जनरेट हो जाएगी। तो ये आज हमारा टॉपिक था कि जो हमारा ह्यूमन कैपिटल था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बहुत अधिक क्या था पास है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट में हम मॉडर्न थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी और हमारे पास बौद्धिक पूंजी की बात करते हैं, तो इसको वर्तमान में इनहेंस करने की जरूरत है, अर्थात इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल, अंतरजातीय समृद्धि मॉडल जो वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने एक्सेप्ट किया। अर्थ वर्तमान अर्थशास्त्रियों का डेवलपमेंट प्लानिंग में बहुत अधिक हो जाता है कि अंतरजातीय समृद्धि मॉडल पर हम लोग काम करें। हमको इकोनॉमी में भौतिक पूंजी की अपेक्षा हम प्लानिंग करें कि क्यों ना क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इंप्रूव करें, जिससे बौद्धिक पूंजी इंप्रूव हो, सामाजिक पूंजी इंप्रूव हो, सांस्कृतिक पूंजी इंप्रूव हो और जिससे हम लोग अर्थव्यवस्था में एक नए ईरा को प्राप्त कर सके। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ह्यूमन कैपिटल और पॉपुलेशन को लेकर के। तो ये टॉपिक आज का आपका समाप्त होता है। अब आपका प्रश्न उत्तर सेशन होंगे।